मैं आलोक सिंह। आईएएस बनने के सफ़र में आपका हमसफ़र। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर ही गुले गुलजार होता है। वृक्ष बनने के लिए जो बीज होता है ना, उसे दफन होना पड़ता है, यानी किसी की त्याग की कीमत पर वो हरियाली आती है। अगर आप परिश्रम करने के लिए तैयार हैं, त्याग करने के लिए तैयार हो, तो मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं। अगले 1 साल तक लगातार बिना रुके मैं आपके साथ चलूंगा। मुझे बस एक चीज़ चाहिए। 2020 की परीक्षा में से आप हजारों भी हो सकते हैं, लाखों भी हो सकते हैं। 2020 की आईएएस के एग्ज़ाम में, सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में आप में से कोई एक यहाँ आके खड़ा होकर मेरे साथ कह दे कि हाँ, मेरे आईएएस बनने के सफ़र में आलोक सर मेरे हमसफ़र बने। मुझे एक रिजल्ट चाहिए 2020 के आईएएस के एग्ज़ाम में। अगर आप मेहनत करने को तैयार हैं तो मैं कल अपना हाथ बढ़ाया था, सोच समझ कर आगे बढ़िएगा। ये कोई खिलवाड़ नहीं होता है, कोई 1-2 दिन की बात नहीं होती है। लंबे समय तक अगर आप डटे रह सकते हैं, परिश्रम कर सकते हैं, कठिनाइयाँ झेल सकते हैं, पसीना बहा कर भी पढ़ सकते हैं, हर जगह हर समय बिजली भी नहीं होती है, तभी आप कदम आगे बढ़ाइएगा। आपको न बड़े शहर में जाना पड़ेगा, न बड़ी कोचिंग करनी पड़ेगी, न बड़ा खर्च करना पड़ेगा। कुछ खर्च आपको अपनी किताबों पर करना पड़ेगा, कुछ कॉपियों पर करना पड़ेगा, कुछ सिलेबस और पिछले वर्षों के पेपर्स। शुरुआत में कर रहा हूँ सामान्य अध्ययन के 4 प्रश्न पत्रों से। स्वाभाविक रूप से मैं बहुत सारे हिस्से कवर करूँगा, जैसे इतिहास के कुछ हिस्से, पूरा भूगोल, पर्यावरण, समाज कवर करने का प्रयास करूँगा। मेरे कहने के तात्पर्य है कि मैं शुरुआत प्रथम प्रश्न पत्र से कर रहा हूँ। मुख्य परीक्षा जीएस प्रथम प्रश्न पत्र। लेकिन मैंने जैसा कि कहा था कि मुख्य परीक्षा की तैयारी के दौरान ही अगर आप गंभीर अभ्यर्थी हैं, मेरे द्वारा कही गई किताबें अगर आप खरीद लेंगे तो प्रीलिम की तैयारी आपकी हो जाएगी। मैं थोड़ी देर में प्रथम प्रश्न पत्र का पूरा खाका आपके सामने फिर से प्रस्तुत करूंगा और विस्तार में। आज आपकी शुरुआत हो रही है प्रथम प्रश्न पत्र से, तो उसको और गहराई में उतर कर समझते हैं। सिलेबस का छिछला ज्ञान समस्या बढ़ा देगा। सिलेबस का गहरा ज्ञान समस्या को आसान बना देगा। समस्या को हल करने का पहला 50% समस्या तभी समाधान हो जाता है जब समस्या को पूरी तरह से समझते हैं। प्रथम प्रश्न पत्र का जो सिलेबस है, आज उसका पूरा एनालिसिस करूंगा और उसके साथ ही मैं अपनी पढ़ाई को, आपकी तैयारी को आगे बढ़ा दूंगा एक कदम। आप तैयार हैं? निश्चित रूप से आप होंगे। मैं फिर से कह रहा हूं कि आप लंबे समय तक चल सकते हो, तभी हमारे वीडियो को डेली कंटिन्यू देखिएगा। मेरी वीडियो रोज रात को 8 से 9 बजे के बीच आपको मिल जाएगी। रोज रात को 8 बजे से 9 बजे के बीच। आइए शुरू करते हैं। मैं किताबों के नाम बोलने से पहले कुछ चीज़ें आपसे बोल दूं जो आप खरीद लें। आप कुछ कापियाँ खरीद लीजिए, ठीक है? कुछ कापियाँ खरीद लीजिए। आईएएस एग्जाम का सिलेबस खरीद लीजिए। इसके साथ ही एक छोटा सा सुझाव और है। अगर आप बिहार में रहते हैं तो बीपीएससी का सिलेबस खरीद लीजिए। मध्य प्रदेश में रहते हैं एमपीपीएससी का सिलेबस खरीद लीजिए। राजस्थान में रहते हैं आरपीएससी का सिलेबस खरीद लीजिए। क्यों? क्योंकि इन सभी के सिलेबस 90% से ज़्यादा भाग आईएएस के सिलेबस से मिलते हैं। जैसे उदाहरण के लिए बिहार को उठा लेते हैं। बिहार बीपीएससी का जो एग्जाम होता है मुख्य परीक्षा, आप उसका सिलेबस देखेंगे तो केवल एक बात का अंतर है, एथिक्स जो कि आईएएस में है, बिहार में एथिक्स नहीं है, उसकी जगह स्टैटिक्स है। केवल स्टैटिक्स का और एथिक्स का अंतर है, बाकी बिहार का सिलेबस यूपीएससी की तरह है। यूपीपीसीएस तो पूरी तरह से यूपीएससी की तरह है, उसका सिलेबस ही नहीं खरीदना है। यूपीपीसीएस का सिलेबस अलग से खरीदने की जरूरत नहीं है अगर आपके पास आईएएस का सिलेबस है। मध्य प्रदेश का सिलेबस भी खरीद लीजिए। आप देखेंगे कि अलग से तैयारी करने की जरूरत नहीं है। अगर आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं, मध्य प्रदेश राज्य में आप मध्य प्रदेश भी देना चाहते हैं तो सिलेबस खरीद लीजिए। राजस्थान में आप रहते हैं, राजस्थान भी देना चाहते हैं, राजस्थान का भी सिलेबस खरीद लीजिए। अलग अलग तैयारी नहीं करनी है। आलोक सिंह हैं, एक ही तैयारी से कमोबेश 90% तक कवर हो जाएगा आपका। सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र। जीएस फर्स्ट पेपर। जीएस पेपर में क्या क्या है मैंने कल बताया था।
आपसे ये भी मैंने कहा था कि जीएस के चारों प्रश्न पत्रों में सबसे ज्यादा बल जीएस फर्स्ट पेपर और जीएस फोर्थ पेपर पर देना है, क्योंकि ये आसानी से कवर होंगे। यहाँ पे नंबर भी आप अच्छे प्राप्त कर सकते हैं कम मेहनत में। एथिक्स में केवल एथिक्स पढ़ना है। उसी तरह जीएस फर्स्ट पेपर में इतिहास, भूगोल, पर्यावरण पढ़ना, जिस पर पहले से आपकी अच्छी पकड़ है। तो जिस पर अच्छी पकड़ है, जिसको आसानी से तैयार करके नंबर हासिल कर सकते हैं, वो खेल पहले खत्म करिए। अनावश्यक रूप से दूसरे खेलों में अपने आप को 10 खेलों में उलझा के चलेंगे, एक ही साथ इंटरनेशनल रिलेशन, भारतीय अर्थव्यवस्था, विज्ञान प्रौद्योगिकी, इतिहास, भूगोल, एथिक्स उलझ कर रह जाएंगे। समस्या को सुलझाना है, उलझाना नहीं है। समस्या को और खुद को भी सुलझाना है, घबराना नहीं है, डटे रहना है, जो कहूं उसे फॉलो करना है। एक चीज और, इस दौरान तमाम तरह के दूसरे वीडियोस आपके सामने आएंगे, दूसरे सुझाव आएंगे। सभी सुझाव, सभी वीडियो सही होते हैं, लेकिन आपके लिए अच्छा क्या है, या आप बेहतर डिसीजन लीजिए। किसी एक चीज को फॉलो करना चाहिए। परीक्षा में कई लोग टॉप करते हैं, असफल होते हैं। सबकी कॉपियां या उत्तर लेखन एक जैसा नहीं होता है, सबका उत्तर लेखन अलग अलग होता है, फिर भी वो सफल लोगों की सूची में जगह बनाते हैं। क्यों होता है? सभी दृष्टिकोण सही हैं, अलग अलग दृष्टिकोण हो सकते हैं। तो इसलिए आप 10 जगह से पढ़ने के बजाय एक जगह पे टिके रहिए, डटे रहिए, अच्छा होगा। मेरा मकसद होगा आपको सुलझाना, धीरे धीरे करके सुलझाऊंगा। उलझाना मेरा मकसद कतई नहीं है। आईएएस की तैयारी को हवा नहीं बनाऊंगा, मैं कभी नहीं बनाऊंगा। यकीन मानिए, आप एक औसत विद्यार्थी रहे अपने एकेडमिक लाइफ में, तो भी आप आईएएस के बारे में सोचिए, आप सोच सकते हैं। मैं आपको सोचने पर मजबूर करना चाहता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि 2020 की परीक्षा में एक पद पा जाइए और कह दीजिए कि आलोक सर की वजह से संभव हुआ है। आइए, जीएस फर्स्ट पेपर क्या क्या भाग हैं? इसका पहला खंड क्या है? हम खंडों पर अलग अलग विषयों पर चर्चा नहीं करेंगे, अब खंडों पे आते हैं। भारतीय विरासत, आप सिलेबस जल्दी से जल्दी खरीद लीजिए, लेट मत करिए, क्योंकि अब आपको आगे बढ़ना है, सोचिए मत। भारतीय विरासत एवं संस्कृति, भारतीय विरासत एवं संस्कृति, आपको ध्यान देना है क्या लिखा है? भारतीय विरासत और संस्कृति, न कि प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, ऐसा कुछ नहीं लिखा है ना। मध्यकालीन भारत का इतिहास, प्राचीन भारत के इतिहास से राजनीतिक विषयों से प्रश्न अब आईएएस की परीक्षा में नहीं आते हैं। संस्कृति से सवाल आएंगे, कैसे? इसका भी दायरा बड़ा सीमित है। लोग पूरा भारतीय विरासत और संस्कृति लगते हैं तैयार करने, जो कि गलत है। बताते हैं, अभी हम इसको सुलझाएंगे बारी बारी। हम चाहते हैं कि जीएस फर्स्ट पेपर को आज पूरी तरह से आपके सामने सुलझा कर रख दूं। दूसरा हिस्सा क्या है? आधुनिक भारत का इतिहास। तीसरा हिस्सा क्या है? राष्ट्रीय आंदोलन या स्वतंत्रता संघर्ष कह सकते हैं। इसको अलग हिस्से के रूप में लिखा गया है सिलेबस में। आधुनिक भारत का इतिहास अलग है, राष्ट्रीय आंदोलन अलग है। चौथा क्या है? विश्व इतिहास है। आपसे विश्व इतिहास मुख्य रूप से 18वीं शताब्दी के बाद का जो घटनाक्रम है, औद्योगिक क्रांति के बाद के घटनाक्रम से जानकारी की अपेक्षा की जाएगी। पूरा विश्व इतिहास नहीं पढ़ना है, केवल 18वीं शताब्दी के बाद विश्व इतिहास। पांचवा क्या है? विश्व इतिहास के बाद है विश्व, एक ही पॉइंट में लिखा हुआ है, विश्व और भारत का भूगोल। बताता हूं इसको कैसे समझना है, कौन सी किताबें रहेंगी। पहले तो सबसे पहले आप किताबें खरीद लेंगे, सिलेबस खरीदेंगे, पिछले वर्षों के पेपर्स खरीदेंगे। पिछले वर्षों के पेपर में सॉल्व भी होंगे, अनसॉल्व भी होंगे। किसी अच्छे प्रकाशन का खरीदिएगा, शीघ्र में प्रकाशन का नाम आपको बता दूंगा। तो इनकी किताबों के नाम जो मैं बताऊंगा आप खरीदेंगे। हाँ, किताबों के नाम के अलावा इसको हवा बनने से रोकना है अपने दिमाग में। कैसे रोकेंगे अभी बताता हूं। विश्व इतिहास, भारत का भूगोल, उसके बाद है भारतीय समाज, भारतीय समाज और कल ही बताया था समस्याएं। ठीक है, कितने अंकों का होगा? 250 अंक। ठीक है, 3 घंटा, 250 अंक, 3 घंटा।
विरासत संस्कृति, आधुनिक भारत का इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन, विश्व इतिहास, विश्व भारत का भूगोल, भारतीय समाज और समस्याएं, इतना कवर करके आईएएस का मुख्य परीक्षा 1750 अंकों की है। इतना कवर करके 250 में से आप आसानी से 140 तक पहुंच सकते हैं, 150 तक पहुंच सकते हैं, झटक सकते हैं। अगर आप 800, 850, 900 नंबर भी पा लेंगे तो बहुत अच्छा कर जाएंगे। बताता हूं कैसे, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो पहले चर्चा करते हैं भारतीय। आप देख रहे हैं कि इसमें मुख्य रूप से 3 विषय हैं। पहला इतिहास, दूसरा भूगोल, तीसरा समाज। आपको 3 विषय दिखाई दे रहे हैं, इतिहास, भूगोल, समाज। सबसे पहले हम उठाते हैं इतिहास। इतिहास का सिलेबस थोड़ा विस्तृत होता है, पाठ्यक्रम जो होता है ना विस्तृत होता है। अभ्यर्थियों के लिए, आपके लिए भी एक समस्या का विषय बना होता है कि इतिहास तो बहुत बड़ा है, कैसे तैयार किया जाए, इसको क्या तरीका हो सकता है। नहीं, अगर इतिहास के सिलेबस को ध्यान से देखिए, जो सिलेबस में दिया हुआ है केवल उतना ही तैयार करिए जितना सिलेबस में है, तो आप पाएंगे कि ये बहुत बड़ा और बहुत जटिल नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि 3 खंड हैं, इतिहास, भूगोल, समाज। इनमें से सबसे बड़ा खंड कौन सा दिखाई दे रहा है? इतिहास का दिखाई दे रहा है। स्वाभाविक रूप से आपसे सबसे ज्यादा सवाल कहां से आएंगे? जीएस फर्स्ट पेपर में सबसे ज्यादा सवाल आपसे इतिहास विषय से पूछे जाएंगे। ठीक है, इतिहास विषय से आपसे लगभग 100 अंक के सवाल पूछ लिए जाएंगे। कितने? मोटा मोटा मान के चलिए, इतिहास विषय से लगभग 250 अंकों में से 100 अंक इतिहास से पूछे जाएंगे, 100 अंक हिस्ट्री। उसके अलावा 70 से 100 अंक जियोग्राफी। उसके अलावा 60 से 80 अंक अलग अलग हो सकता है, वेरिएशन रहता है। ऐसा नहीं, जरूरी नहीं कि इतिहास से 100 अंकों को ही आ जाएं। हो सकता है 90 अंक के आए, ये भी हो सकता है कि 110 अंकों के सवाल पूछ लिए जाएं इतिहास से। ये भी हो सकता है कि भूगोल से 80 अंक के पूछ लिए जाएं और समाज से 90 अंकों के पूछ लिए जाएं। तो तैयार रहिए, मैं एक मोटा मोटा रेशियो दे रहा हूं कि सबसे ज्यादा अंक इतिहास विषय से आएंगे, उसके बाद ज्योग्राफी विषय से सबसे ज्यादा अंक आएंगे, उसके बाद समाज से आएंगे 60 से 80 अंक। ठीक है, समाज। सबसे ज्यादा भारांश किसका है? सबसे ज्यादा भारांक किसका है? इतिहास विषय का है। सबसे विस्तृत पाठ्यक्रम किसका है? इतिहास विषय का है। स्वाभाविक रूप से आपके दिमाग में तुरंत क्या चल रहा है? हम कहें कि जीएस प्रथम प्रश्न पत्र की तैयारी करनी है, मैं करवाऊंगा, तो सबसे पहले दिमाग में आ रहा है कि क्यों हम इतिहास और भूगोल तैयार कर लें। इतिहास में कुछ अपडेट नहीं होता है, करंट अफेयर नहीं जोड़ता है, परंपरा के सवाल पूछे जाते हैं, जो है वो है, कुछ नया नहीं होने वाला है। इतिहास विषय में भारतीय अर्थव्यवस्था नहीं है कि इधर पढ़ रहे हो उधर बदल गया, इधर पढ़ रहे हो अभी समझे भी नहीं, उलझे हुए हो, उधर और उलझ गया। भारतीय अर्थव्यवस्था हमेशा अपडेट होती रहती है, लेकिन भारतीय इतिहास कभी अपडेट नहीं होगा। जो है वो है, कला भी वही है, विरासत भी वही है, राष्ट्रीय आंदोलन भी वही है। एक बार तैयार कर लिया, हमेशा के लिए आप उसमें पारंगत हो जाएंगे और विश्लेषण परक अध्ययन करके कठिन से कठिन प्रश्नों का सवाल का जवाब आप दे सकेंगे, क्योंकि एक बार अध्ययन करना है, बदलता नहीं हर साल। ठीक, तो विस्तृत पाठ्यक्रम जरूर है इतिहास का, लेकिन घबराने वाली बात नहीं है। हम शुरू से शुरू कर रहे हैं, हमारे पास खोने को कुछ नहीं है। जब आपके पास खोने को कुछ नहीं है तो घबराना किस बात के लिए? पाने को सब कुछ है। जब पाने को सब कुछ और खोने को कुछ भी ना हो तो फिर बोले जिंदाबाद। चलते हैं आइए। तो इतिहास विषय से हम मान के चलते हैं कि 100 या 110 अंकों के प्रश्न 2020 के एग्जाम में आएंगे। सबसे पहले लेते हैं भारतीय विरासत एवं संस्कृति। आपको मैं ही क्लियर कर दूं, भारतीय विरासत और संस्कृति से 3 ही हिस्से पूछे जाएंगे। ध्यान दीजिए, भारतीय विरासत और संस्कृति। एक, कला के रूप। कला के रूप मुख्य रूप से चित्रकला हो सकता है, मूर्ति कला हो सकता है, मुहर कला हो सकता है, सैंधव सभ्यता का नगर नियोजन हो सकता है। सैंधव सभ्यता में जो नगर निर्माण योजना थी, उनका नगरीय नियोजन था, चतुर्भुज पर समकोण पर काटने वाली सड़कें थी, उनका जो स्नानागार था, सब कला के रूप हैं। तो कला के रूप चित्रकला, मूर्तिकला और नगर नियोजन समेटते हुए कला के विविध रूप होते हैं। अशोक के जो अभिलेख हैं, उसके जो स्तंभ लेख हैं, वो भी कला के रूप हैं, है ना। तो कला के विविध रूप
दूसरा साहित्य, तीसरा वास्तुकला। जीएस के 4 प्रश्न पत्रों की शुरुआत वर्ष 2013 से हुई थी। 2013 से लेकर 2018 तक फर्स्ट पेपर के अंतर्गत विरासत और संस्कृति से जो सवाल आए हैं उनसे स्पष्ट है कि सवाल कला के रूप, साहित्य और वास्तुकला से बन रहे हैं। जब इतने ही क्षेत्र से सवाल बन रहे हैं, इसका मतलब है कि प्राचीन इतिहास मध्यकालीन भारत में केवल यही पढ़ना है। ठीक है, आपको त्रिकोणीय संघर्ष नहीं पढ़ना है। अगर आप चोल शासकों के बारे में पढ़ेंगे तो चोल शासकों के काल में मंदिर निर्माण कला का विकास हुआ था, केवल उतना ही पढ़ना है। मंदिर निर्माण कला के विकास के अलावा चोलों ने कहां कहां पर आक्रमण किए, ये सब नहीं पढ़ना है ना, केवल कला पढ़ना है। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, वहां से सिर्फ कला ही पूछा जाएगा, क्योंकि अगला टॉपिक है आधुनिक भारत का इतिहास, यानी पूरा मध्यकालीन भारत और प्राचीन भारत का इतिहास आपके सिलेबस में तो है ही नहीं, सिर्फ कला है। कला के रूप, साहित्य, वास्तुकला। सवाल है कि इसके लिए हम तैयारी कहां से करें? कला, संस्कृति और विरासत की तैयारी हम कहां से करें? इसमें कक्षा 11 हम बताते चलेंगे साथ साथ में। इसके लिए 11वीं 12वीं NCERT, 11वीं 12वीं में NCERT की पुस्तक आती है, वो है प्राचीन भारत की। आप दुकानदार से बोलेंगे कि प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, ये तीनों किताबें हमें दे दीजिए। दुकानदार से बोलेंगे 11वीं 12वीं की NCERT की प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत की हमें तीनों किताबें कृपया करके आप दे दीजिए। बहुत सी जगहों पर NCERT किताबें मिलती हैं, अगर किसी को सुलभ नहीं हो पाए तो मैं विचार करूंगा कि आप तक NCERT की पुस्तकें कैसे पहुंचा सकता हूं। क्या PDF फॉर्म में पहुंचा सकता हूं जिससे आप फोटो स्टेट करा लें, मैं इस पर भी विचार करूंगा। अगर आप ऐसे क्षेत्रों में रहते हैं जहां NCERT नहीं है, एक चीज और है, मैं उस पर प्रयास करूंगा, आपके कमेंट पढ़कर मैं सब कुछ डिसाइड करूंगा। मैं हूं 11वीं 12वीं की NCERT, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत की 3 किताबें मांगनी है। एक चीज और, पुरानी NCERT थी, अब नई NCERT आ गई है। कुछ विषयों में पुरानी NCERT लेनी है, कुछ विषयों में नई, लेकिन यहां पर पुरानी भी मांगनी है और नई भी। दुकानदार से कहना है कि आप हमें NCERT की पुरानी किताबें भी दे दीजिए, इतिहास के तीनों खंडों की पुरानी भी और नई भी। NCERT की पुरानी भी मांग लेनी है और नई किताबें भी मांग लेनी है। इनको खरीदने से इतना होगा कि विशेष रूप से प्राचीन जो कला है और मध्यकालीन कला है, प्राचीन कला साहित्य वास्तुकला, मध्यकालीन कला साहित्य वास्तुकला के विविध पक्षों की जानकारी आपको बहुत अच्छे से हो जाएगी। कुछ कमी रहेगी तो मैं और मेरी टीम है। कहीं आप ऐसा तो नहीं समझ रहे हैं कि मैं जीएस के चारों प्रश्न पत्र खुद ही पढ़ा डालूंगा? नहीं, मैं इतना विद्वान नहीं हूं। मैं अधिकतर चीजें पढ़ाऊंगा, हर जगह हस्तक्षेप रखूंगा, लेकिन मेरे साथ योग्य अध्यापकों की टीम होगी, उनका अधिकतम योगदान रहेगा। भरसक वो अपना समय आपको देंगे। बारी बारी सभी अध्यापक यहाँ उपस्थित होंगे। मैं प्रत्येक दिन YouTube पर आपसे मिलूंगा, जैसे मिल रहा हूँ, अभी सिलेबस बता रहा हूँ, कल से मैं अपना स्टार्ट कर दूंगा। जो भी हिस्सा मैं पकड़ूं वो कल, एक रहस्य है, कल खुल जाएगा कि मैं कहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। आप बिल्कुल मत परेशान होइए। तो आप जब ये किताबें खरीद लेंगे तो कम से कम इतना होगा कि प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत में जो कला के रूप है, साहित्य है, वास्तुकला, उसकी जानकारी अच्छे से हो जाएगी। आधुनिक कला में चीजें कम है, लेकिन खासकर मुगल कला जो है, उसके बाद अंग्रेजों के आने के बाद विभिन्न राज्यों की स्थानीय कला के रूप में उभरी, वो उसे हम आधुनिक में शामिल कर सकते हैं काफी हद तक। तो जो कला, साहित्य, वास्तुकला में जो समस्या रह जाएगी, जो कमियां रह जाएंगी, जिनकी भरपाई यहाँ से नहीं होगी, वो मैं और मेरी टीचरों की टीम पूरी करेगी। आप ऐसा मत सोचिए कि बस NCERT पे ही आपको डिपेंड रहना है। NCERT आपको एक समझ देगी, आप अपना समय खपाएंगे कहाँ। मैं आपको डेली 1, 1.5, 2 घंटा दूंगा, लेकिन बाकी समय आपको अपना एक आधार लेकर चलना होगा। नॉलेज का एक आधार किताबें ही हो सकती हैं। अगर आपके पास अच्छी किताबें नहीं हैं तो आप अच्छे अभ्यर्थी और अच्छे प्रतियोगी कतई नहीं हैं। तो किताबें ले लेनी है। अगला हिस्सा,
यहां पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, मैंने जितनी बातें बताई। अब आते हैं आधुनिक भारत का इतिहास। इसके दो हिस्से हैं, स्वतंत्रता पूर्व और स्वतंत्रता पश्चात। ठीक है, आधुनिक भारत का जो इतिहास है, भारत में अंग्रेजों के आगमन और बंगाल में उनकी सत्ता प्राप्ति मुख्य रूप से 1750 के बाद, या मुख्य रूप से कह लें, हाँ, बंगाल में हस्तक्षेप 1750 के बाद शुरू हो गया। तो 1750 से लेकर, ध्यान दीजिए, आधुनिक भारत का इतिहास कहां से सवाल पूछे जाएंगे। यूपीएससी आपसे 1750 से लेकर, ठीक है, अब तक 1750 से लेकर अब तक प्रमुख घटनाओं, आंदोलनों, संघर्षों, महान व्यक्तित्व, मैं जो लिख रहा हूं उसे आप नोट कर लेंगे, सिर्फ तमाशा नहीं है, महान व्यक्तित्व, ध्यान देना है इस पे। 1750 के बाद से लेकर अब तक प्रमुख घटनाओं, आंदोलनों, संघर्षों, विद्रोहों, महान व्यक्तित्वों से सवाल पूछे गए हैं। 2013 से लेकर अब तक जो सवाल आए हैं, बहुत कम ही हुआ है कि इधर उधर से कोई सवाल आया है। जितने भी प्रमुख घटनाक्रम हैं, जो मोड़ हैं, आंदोलन, संघर्ष और महान व्यक्तित्व से, विशेष रूप से महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, है ना, जयप्रकाश नारायण, जितने भी अब तक के महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं, उनके आंदोलन हैं, उनसे संबंधित सवाल कहीं अधिक पूछे गए हैं। इसलिए आप जब किताबें खरीदिएगा आधुनिक भारत के इतिहास की, कौन सी किताबें होंगी मैं बता रहा हूं, किताबों के नाम पर आ रहा हूं, लेकिन जब आप किताबें खरीदिएगा तो आप इनको ध्यान में रखकर पढ़ाई करिएगा। जब आप सिलेबस खरीद लेंगे, आपके पास होगा, तो आप देखेंगे कि आधुनिक भारत के इतिहास के आगे ये बातें लिखी हुई हैं, लिखी हुई। यूपीएससी ने साफ साफ मेंशन भी किया है कि आपसे यहीं से सवाल पूछा जाएगा, प्रमुख घटनाओं, आंदोलनों, संघर्षों और महान व्यक्तित्व से। तो इसलिए किताबों को पढ़ने के बजाय, पढ़ते समय अनावश्यक विवरण पढ़ने के बजाय, इन टॉपिक से रिलेटेड अध्ययन पर ही अगर आप केंद्रित रहेंगे तो प्रश्नों का उत्तर देने में आपको झंझट, समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए किताबें कौन सी खरीदें? ट्वेल्थ NCERT, क्या नाम है? आधुनिक भारत। कौन सी? पुरानी वाली, ध्यान देना है। आधुनिक भारत की जो पुरानी वाली किताब है NCERT की, वो दी बेस्ट किताब है, सबसे महत्वपूर्ण। नोटिस करिएगा, जब आप आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ना शुरू करेंगे, जो कि इतिहास का सबसे प्रमुख खंड है, मैंने पहले कहा कि प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत से तमाम हिस्सों से सवाल नहीं आएंगे, आधुनिक भारत से पूछे जाएंगे। तो कक्षा 12 के NCERT की पुरानी वाली जो आधुनिक भारत है, उसे आप सबसे पहले खरीद लेंगे, कहीं से भी मिल जाए। इसको खरीद के आप एक बार पढ़ डालिए, दूसरी किताब मत लाइएगा, हम लिस्ट और दे रहे हैं, लेकिन सबसे पहले आप जब इस किताब को पढ़ लेंगे, ये नहीं कि यूनिक या अन्य टाइप की किताबें खरीद के आधुनिक भारत लगे पढ़ने, वही फैक्चुअल ज्ञान मिल जाएगा, समस्या में पढ़ जाएंगे आप। IAS में उसकी जरूरत ही नहीं है, बात को समझिएगा। यही किताब सबसे पहले लाइएगा इसके लिए, इस खंड के लिए, और इस किताब को बैठ के 2 से 3 बार मन लगा के एकदम पढ़िएगा, सारा काम धाम छोड़ के। आप पाएंगे कि आधुनिक भारत के बारे में आपकी दृष्टि काफ़ी साफ हो गई। किसी किताब को 2 से 3 बार पढ़ लेना चाहिए। इसके अलावा जब ये समझ में आ जाएगी, बहुत आसान किताब है और इतनी रुचिकर है, मैंने भी पढ़ी, इतनी रुचिकर किताब मैंने आज तक नहीं देखी आधुनिक भारत की। इसमें राष्ट्रीय आंदोलन भी है, पूरा आधुनिक भारत है, ये बहुत ही अच्छी किताब है। इससे ज़्यादा आसान, रुचिकर, आनंददायक, ज्ञानवर्धक आधुनिक भारत की कोई दूसरी बुक नहीं है।
मैं स्वयं तारीफ करता हूं। उसके बाद भारत का स्वतंत्रता संघर्ष। भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, विपिन चंद्रा। विपिन चंद्रा का भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, आप इस किताब के बाद, इस किताब को भी 2 से 3 बार, ये पूरी तरह उपन्यास की तरह लिखी हुई है। चैप्टर के नाम भी एकदम उपन्यास की तरह है ना। घुमड़ते बादल, इस तरह के तो चैप्टर के नाम पड़े हुए हैं इसके। तो आप ये पूरी तरह से एक उपन्यास समझकर इसको, आधुनिक भारत की किताब समझ के मत पढ़िएगा, इसको एक उपन्यास समझकर आप पढ़िएगा। इस किताब को आप सरसरी निगाह से 2 से 3 बार पढ़िएगा। तथ्यों को रटने के चक्कर में ना आइएगा। सरसरी निगाह से 2 से 3 बार अगर आप पढ़ डालेंगे, उसके बाद कभी अगर आराम से भी पढ़ना चाहेंगे ना, तो ये किताब आपको कंठस्थ हो जाएगी। इसकी लाइनें बहुत जल्दी याद हो जाती हैं, लिखी ही गई है इस तरह से, काफी आसान किताब है ये। उसके बाद कक्षा 12वीं की एक एनसीईआरटी है, स्वतंत्र भारत की राजनीति, 12th, स्वतंत्रता बाद के अध्ययन के लिए, स्वतंत्र भारत के बाद का जो इतिहास है उसके अध्ययन के लिए स्वतंत्र भारत की राजनीति, ये एनसीईआरटी की पुस्तक है। स्वतंत्रता पूर्व के अध्ययन के लिए एनसीईआरटी की कक्षा 12 की आधुनिक भारत और विपिन चंद्रा की किताब। स्वतंत्रता पश्चात के अध्ययन के लिए कक्षा 12 की एनसीईआरटी की स्वतंत्र भारत की राजनीति। एनसीईआरटी की ये जो किताब है, स्वतंत्रता बाद जो भी घटनाक्रम रहे, आंदोलन रहे, बैंकों का राष्ट्रीयकरण रहा, गरीबी हटाओ आंदोलन रहा, चीन पाकिस्तान के साथ भारत के युद्ध रहे, पंचवर्षीय योजनाएं रहीं, सभी का बहुत ही अच्छे से खाका खींचा गया है। चाहे आपातकाल रहा, 1991 का आर्थिक संकट रहा, उसी समय जो आर्थिक उदारीकरण लाया गया, आर्थिक सुधार किए गए 1991 में, सबकी जानकारी काफी हद तक आपको इस एक किताब से हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट। इसी का एक खंड है, हमने कहा कि आधुनिक भारत का जो इतिहास है, स्वतंत्रता पूर्व और स्वतंत्रता पश्चात। यानी आजादी के बाद। इसमें आपको इसी का विस्तार इस रूप में किया गया है। आजादी के बाद इसी का एक अगला खंड है, हमें यहां पे मेंशन करना चाहिए था। राष्ट्रीय आंदोलन के बाद एक चौथा खंड है, राष्ट्रीय आंदोलन के बाद और विश्व इतिहास के पहले। एक तरह से स्वतंत्रता पश्चात कि भारत का इतिहास है, मुख्य रूप से उसे अलग मेंशन किया गया है टॉपिक के रूप में। आजादी के बाद एकीकरण, आजादी के बाद भारत में हुए एकीकरण और पुनर्गठन। राष्ट्रीय आंदोलन के बाद जो टॉपिक दिया है उसका नाम है आजादी के बाद देश में हुए एकीकरण और पुनर्गठन। इसकी तैयारी के लिए आपको 2 पुस्तकें लेनी होगी। पहला तो वही कक्षा 12 एनसीईआरटी, क्या नाम है, स्वतंत्र भारत की राजनीति। दूसरी किताब है आजादी के बाद का भारत,
आजादी के बाद का भारत, ये कहीं अच्छी बुक है, इसको लिखा है विपिन चंद्रा ने। आजादी के पहले के लिए हमने 2 किताबें बताई, 1750 से लेकर आजादी तक, कक्षा 12 की एनसीईआरटी आधुनिक भारत और विपिन चंद्रा की भारत का स्वतंत्रता संघर्ष। उसी तरह से आजादी के बाद देश में जो एकीकरण और पुनर्गठन हुआ, उसमें 2 पुस्तकें आपको लेनी है, एनसीईआरटी कक्षा 12वीं स्वतंत्र भारत की राजनीति, और दूसरी है आजादी के बाद का भारत विपिन चंद्रा महोदय की। हम देखेंगे कि इसमें हम देखेंगे कि आजादी के बाद जो एकीकरण और पुनर्गठन है, उसमें मुद्दे कौन कौन से शामिल होते हैं, किन किन मुद्दों से सवाल पूछे जा रहे हैं। आइए उनका एक बार विश्लेषण कर लेते हैं कि आजादी के बाद का जो भारत, उसमें किन किन मुद्दों से सवाल आपसे पूछे जाएंगे। पहला, आप देखेंगे कि ये मुद्दे वास्तव में इतिहास के नहीं हैं, या तो अर्थव्यवस्था के हैं या भारतीय राज्य व्यवस्था के, जैसे पंचवर्षीय योजनाएं, दूसरा आम चुनावों की शुरुआत, गरीबी हटाने के कार्यक्रम, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, आजादी के बाद का भारत में बता रहा हूं, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, राज्यों का पुनर्गठन, ये सिलेबस में आपके लिखा हुआ है, राज्यों का पुनर्गठन, पाकिस्तान और चीन के साथ भारत के युद्ध, 1991 का आर्थिक संकट और उसके समाधान के लिए आर्थिक सुधार, 1991 में हुए आर्थिक सुधार। दूसरे मुद्दे भी हो सकते हैं, स्वतंत्र भारत के बाद, आजादी के बाद बहुत से मुद्दे हो सकते हैं, लेकिन यहां से सवाल प्रायः बनाए जा रहे हैं। जैसे ग्राम पंचायतों को सशक्त किया गया, किस संशोधन द्वारा किया गया? 73वें संशोधन द्वारा। ग्रामीण और नगरीय पंचायतों को सशक्त किया गया, उनको ज्यादा अधिकार दिए गए, है ना। तो तमाम चीजें हैं जिनसे सवाल आजादी के बाद के हिस्से से पूछे जा सकते हैं। किताबों के नाम आप ले लिए। इन हिस्सों के अध्ययन के लिए मैंने कौन सी किताब बताई? कक्षा 12वीं में एनसीईआरटी की पुस्तक है स्वतंत्र भारत की राजनीति और विपिन चंद्रा का आजादी के बाद का भारत। अगले हिस्से में आते हैं, विश्व इतिहास। विश्व इतिहास, विश्व इतिहास, इसमें घबराने की बात नहीं है। पूरे विश्व से आपसे सवाल नहीं पूछे जाएंगे। सवालों की शुरुआत होती है 18वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी से आज तक। विश्व इतिहास के प्रमुख घटनाक्रम। औद्योगिक क्रांति 1750 के दशक में हुई थी इंग्लैंड में, यानी 18वीं शताब्दी के मध्य में। विश्व इतिहास में आपसे जो सवाल पूछे जाएंगे वो औद्योगिक क्रांति के बाद से लेकर अब तक के सवाल पूछे जाएंगे। कभी कभी किसी वर्ष में 2 सवाल पूछ लिए जाते हैं, किसी वर्ष में 3 सवाल भी पूछे जाते हैं। जब विश्व इतिहास से 3 सवाल पूछ लिए जाते हैं
तो उस वर्ष भारतीय इतिहास के अंक 110 हो जाते हैं, है ना। जब भी विश्व इतिहास से तीसरा सवाल पूछ लिया जाता है तो उस वर्ष भारतीय इतिहास के अंक 110 तक पहुंच जाते हैं। अगर विश्व इतिहास से केवल 2 सवाल पूछे जाते हैं तो भारतीय इतिहास के अंक 100 या उससे नीचे रहते हैं। आप बात समझ में आ गई। नेक्स्ट, किताब कौन सा रहेगा? पहला, बारहवीं NCERT विश्व इतिहास। यह है पुरानी वाली। दूसरा, 12वीं की NCERT, नाम है समकालीन विश्व की राजनीति। ये नई है। एक नई किताब खरीदनी है, एक पुरानी किताब खरीदनी है। पुरानी किताब का नाम है विश्व इतिहास, नई किताब का नाम है समकालीन विश्व की राजनीति। ये दोनों किताबें पढ़ने के बाद विश्व इतिहास में जो भी अवधारणात्मक समझ है उसे विकसित करने के बाद आप यूपीएससी द्वारा पूछे गए प्रश्नों के विश्लेषण परक उत्तर देने में 90% से ज़्यादा सक्षम हो जाएंगे, केवल ये दोनों किताबें पढ़ने से। आप पढ़ के देखिए, सामान्य अध्ययन में फर्स्ट पेपर में जो सवाल पूछे जा रहे हैं वास्तविक रूप में उनमें कोचिंग की जरूरत नहीं है। कोचिंग की जरूरत पड़ सकती है द्वितीय प्रश्न पत्र और तृतीय प्रश्न पत्र में। फर्स्ट पेपर में कहीं से भी किसी कोचिंग की जरूरत नहीं है। बाजार में इतिहास खंड से इतनी अच्छी अच्छी पुस्तकें हैं कि अगर आप उनका विधिवत अध्ययन कर लें तो यूपीएससी की अपेक्षाओं पर आप प्रश्नों के उत्तर आसानी से लिख सकते हैं, वो भी विश्लेषण के साथ, अवधारणात्मक समझ के साथ। इन किताबों में कहीं से भी आपकी समझ छिछली नहीं रहेगी अगर आप इन्हें अच्छे से मन लगाकर 2 से 3 बार पढ़ लें। मैं प्रत्येक खंड के हिसाब से पुस्तकों के नाम आपको बताता जा रहा हूं। विश्व इतिहास के बाद है विश्व और भारत का भूगोल। पहली बात तो यह है कि विश्व और भारत का भूगोल से फैक्चुअल सवाल आपसे नहीं पूछे जाएंगे कि चलिए भारत में जितनी कोयला खाने उनका नाम बता दीजिए। 2013 के बाद से लेकर अब तक आप पिछले वर्षों के पेपर देख लीजिएगा एक बार। मैं आपको सुझाव बार बार दूंगा कि तैयारी की शुरुआत में पिछले सालों के पेपर जब आप भारत और विश्व का भूगोल से संबंधित किताबें पढ़ना शुरू करेंगे, आप सोच रहे होंगे सिलेबस बता के भाग जाएंगे। नहीं, मैं आपको पढ़ाऊंगा पूरा विश्व भारत का भूगोल स्वयं पढ़ाऊंगा मैं, लेकिन किताबों के नाम बताना जरूरी है ताकि आपके पास एक आधार रहे, आप स्वयं भी मेहनत करें, क्योंकि 2020 में अच्छा करके दिखाना है। विश्व और भारत का भूगोल में 2013 से लेकर अब तक जो सवाल पूछे गए वो बहुत ज़्यादा अवधारणात्मक समझ वाले रहे। कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। यूपीएससी आपसे अपेक्षा करती है कि विश्व और भारत की भूआकृति, संसाधन, समुद्री संसाधन, समुद्र विज्ञान, वायुमंडल, उद्योगों की अवस्थिति, परिवहन विकास, वनस्पति, वैश्विक और भारतीय जलवायु के अवधारणात्मक पक्षों के विषय में आपकी समझ बिल्कुल सटीक और क्लियर रहे, कंफ्यूजन न रहे। कौन कौन से हिस्सों से सवाल पूछे जा रहे हैं, ज्यादा ध्यान किस पे दिया जा रहा है, हम यहां से शुरू कर रहे हैं। भू आकृति, भू आकृति विज्ञान। भू आकृति विज्ञान का मतलब होता है पृथ्वी
के अंदर होने वाली हलचल से है। हमें जितनी भी भू आकृतियाँ दिखाई देती हैं, चाहे वो पर्वत हो, पठार हो, मैदान हो, ज्वालामुखी क्रिया हो, भूकंप हो, ये सब कुछ भू आकृति विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। इसके अलावा प्लेट टेक्टोनिक थियरी भू आकृतिक विज्ञान में क्या क्या आएगा? हम भारत का भी बता रहे हैं, विश्व का भी। भारत की भू आकृति विज्ञान में क्या है? संक्षिप्त में है पर्वत, पठार, मैदान। लेकिन जब विश्व की भू आकृतिक विज्ञान पढ़ेंगे तो प्लेट टेक्टोनिक थियरी, जहां से सवाल ज्यादा बन रहे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं, जो मुद्दे यूपीएससी के केंद्र में हैं, जो अब तक पूछे गए हैं 2013 से अब तक। प्लेट टेक्टोनिक थियरी, पर्वत निर्माण, भूकंप, ज्वालामुखी, द्वीपों का निर्माण, द्वीपों का निर्माण। इसके अलावा भू आकृतिक विज्ञान के अंतर्गत, उसके अलावा वायुमंडल, वायुमंडल के अलावा समुद्र विज्ञान। हम फर्स्ट पेपर से, हम विश्व की फिलहाल बात कर रहे हैं, है ना। विश्व भूगोल में भू आकृतिक विज्ञान, जिसके अंतर्गत प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, पर्वत निर्माण, भूकंप, ज्वालामुखी, द्वीपों का निर्माण, वायुमंडल, समुद्र विज्ञान, पर्यावरण और पारिस्थितिकी, पर्यावरण और पारिस्थितिकी। पर्यावरण पारिस्थितिकी की जब चर्चा आती है तो इसी का भाग है क्या? जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन से सवाल अपडेटेड आ रहे हैं, है ना। करंट सवाल भी पूछे जाएंगे। जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन क्षरण, आप लिखते जा रहे हैं। सवाल कहां कहां से आएंगे? भूआकृतिक विज्ञान, इसके भाग ये हैं। इसके बाद वायुमंडल, है ना, समुद्र विज्ञान, पर्यावरण पारिस्थितिकी, जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन क्षरण। आगे चलते हैं। हाँ, महाद्वीपों में संसाधनों का वितरण, अफ्रीका महाद्वीप के संसाधन, विशेष रूप से अफ्रीका महाद्वीप में एक तरह से देशों के बीच में प्रतिस्पर्धा चल रही है कि कौन अफ्रीका की ज्यादा से ज्यादा जमीन पर कब्जा कर ले रहा है, या अपना प्रभाव बढ़ा रहा है, या वहां पर जमीन खरीद रहा है। जैसे अफ्रीका के विभिन्न देशों में चीन इस समय आक्रामक रवैया अपनाए हुए अधिक से अधिक जमीन वहां पर खरीद रहा है या फिर ठेके पर ले रहा है ताकि वहां के संसाधनों पर अपना कब्जा कर सके। अफ्रीकी देश ज्यादातर पिछड़े हैं, प्रौद्योगिकी में पीछे हैं, शिक्षा में पीछे हैं, आर्थिक उन्नति कम है, इसलिए अफ्रीका के संसाधनों पर दृष्टि सभी देशों की लगी हुई है, जितने भी विकासशील या विकसित देश हैं। तो अफ्रीका महाद्वीप के संसाधन और उन पर अधिकार के लिए प्रतिस्पर्धा, है ना। भारत में आते हैं। अब भारत में ये तो हो गया विश्व का, ठीक है। उम्मीद है आप लिख लेंगे, सब कुछ छोड़ेंगे नहीं। अब भारत में देखते हैं। भारत के भूगोल में भू आकृति, जैसे हिमालय की उत्पत्ति उत्थान से संबंधित सवाल पूछे जा सकते हैं। भू आकृति के अलावा जलवायु, भारत का जो अपवाह तंत्र है उसकी उत्पत्ति, अपवाह तंत्र की उत्पत्ति, है ना, प्रतिरूप, विकास,
वितरण से संबंधित सवाल पूछे जा सकते हैं। अफवाह तंत्र से व्यापक सवाल पूछे जाते हैं। जलवायु अफवाह तंत्र, संसाधनों का वितरण, भारत के पास जो सामुद्रिक संसाधन है, भारत के पास जो सामुद्रिक संसाधन है ना। इसी तरह उद्योगों की स्थानीयकरण, भारत में उद्योगों का स्थानीयकरण, इन पक्षों से संबंधित सवाल आएंगे। सभी सवाल अवधारणात्मक प्रकृति से होंगे और आपसे विश्लेषण परक उत्तर की अपेक्षा इसमें की जाएगी। प्रश्न सतही नहीं होंगे। उदाहरण के लिए, अगर आपसे चक्रवात की उत्पत्ति, विशेषता, वितरण, दुनिया में चक्रवातों की उत्पत्ति, विशेषता, वितरण, प्रकृति पर सवाल पूछा जाएगा तो उसके लिए जरूरी है कि आपको वायुदाब पेटियों की जानकारी रहे। जो नियतवाही पवनों की पेटियां हैं, धरातल पर, ग्लोब पर नियतवाही पवनों की पेटियों और वायुदाब पेटियों के बारे में सटीक जानकारी रहे, उनके अवधारणात्मक समझ रहे, तभी आप चक्रवातों पर आए प्रश्नों का विश्लेषण परक उत्तर देने में सक्षम हो पाएंगे। अगर आपसे भूकंप पूछ रहा है तो आपको प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की गहरी जानकारी होनी चाहिए। सिर्फ भूकंप आने के घटना वर्ष और घटनाओं का अध्ययन किए हैं तो पर्याप्त नहीं है, आपको प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी अच्छे से उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी विश्व के भूआकृतिक विज्ञान की जान है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का अध्ययन कर लेने से आप पर्वत निर्माण, भूकंप की उत्पत्ति, ज्वालामुखीयता, द्वीपों का निर्माण, महाद्वीपों का प्रवाह, महाद्वीपों का दूर जाना है, आपस में पास आना, हर चीज की जानकारी आपको हो जाती है केवल प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अध्ययन से। एकमात्र थ्योरी के अध्ययन से आप बहुत से प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। तो जब आप अवधारणात्मक समझ विकसित करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि बहुत ज्यादा होता है। अवधारणात्मक समझ विकसित करने से कम पढ़ना पड़ता है। जैसे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी या वेगनर महोदय का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पढ़ लिया तो बहुत सी चीज़ों की जानकारी अपने आप होने लगती है। जैसे पर्वत निर्माण की जानकारी हो जाती है, ज्वालामुखीता की जानकारी हो जाएगी, महासागरों में जो गर्तों का निर्माण हुआ है, ट्रेंच का, वो कैसे निर्माण हुआ, पर्वत उत्थान कैसे हो गया, पठार कैसे बन गया दो परतों के बीच में, हिमालय और कुनलुन के बीच में तिब्बत पठार क्यों है, तमाम चीज़ों की जानकारी आपको अवधारणात्मक समझ विकसित करने से हो जाएगी। और विश्लेषण परक उत्तर ही देना है, फैक्चुअल नहीं देना है। नेक्स्ट, भारतीय समाज और विशेषताएं, समस्याएं। भारतीय समाज की विशेषताएं, भारतीय समाज की विशेषताएं, भारतीय समाज की विशेषताएं क्या है? भारतीय समाज की विशेषता क्या है? विशेषताओं से सवाल आएंगे। अब विशेषता में कौन कौन से पक्ष हैं? भारतीय समाज की विशेषता में कौन कौन से पक्ष हैं? सद्भाव, सहिष्णुता, प्रेम संबंधी अवधारणा। और जब इनकी चर्चा होती है, सद्भाव, सहिष्णुता, प्रेम संबंधी अवधारणा की, स्वाभाविक रूप से महात्मा गांधी, अशोक, अकबर का जो दर्शन था राजनीतिक, महात्मा बुद्ध से संबंधित सवाल भी यही पूछे जा सकते हैं। क्यों नहीं? जब सद्भाव, अहिंसा, सहिष्णुता, प्रेम की बात हो रही है, ये भारतीय समाज की विशेषता है। भारतीय समाज की विशेषता के अलावा स्त्रियों से संबंधित मुद्दे, स्त्रियों से संबंधित मुद्दे, है ना, वैश्वीकरण का महिलाओं की दशा पर प्रभाव, महिलाओं की शिक्षा, महिलाओं की उन्नति, उनके आर्थिक अधिकार, महिलाओं के खिलाफ अपराध, घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न, तमाम ये विषय हैं, महिलाओं से संबंधित हैं। इस पर आपसे सवाल पूछे जाएंगे। भारतीय समाज से जो आपसे सवाल बनेंगे वो बहुत ही अवधारणात्मक प्रकृति के रहेंगे। यूपीएससी आपसे अपेक्षा करती है कि जब आप एक सिविल सेवक बनने की तैयारी कर रहे हो या सिविल सेवक बनना चाहते हो तो आपको भारतीय समाज की विशेषताओं, स्त्रियों से संबंधित मुद्दे, नगरीकरण से संबंधित मुद्दे, वैश्वीकरण का भारतीय समाज और नगरीकरण पर प्रभाव, तमाम पक्षों के बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट,
हाँ, भारत में गरीबी से संबंधित मुद्दे, गरीबी और वंचित वर्ग, जो हमारा वंचित तबका है, गरीबी और वंचित तबका से संबंधित मुद्दे जरूर पूछे जाएंगे। इसमें तमाम गरीबी और वंचित तबके से संबंधित जब मुद्दे पूछे जाएंगे तो आपको इसके निवारण के लिए भारत सरकार और राज्य सरकार की जितनी योजनाएं हैं उनके बारे में भी अच्छे से जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि वो योजनाएं इन मुद्दों से संबंधित होती हैं। नेक्स्ट, जब हम भारतीय समाज की विशेषताएं बता रहे थे तो उसी में है सांस्कृतिक विविधता। भारतीय समाज की विशेषता में सांस्कृतिक विविधता, संयुक्त परिवार, संयुक्त परिवार और ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण का भारतीय समाज और परिवार पर पड़ने वाला प्रभाव, वैश्वीकरण का भारतीय समाज पर और परिवार, संयुक्त परिवार पर पड़ने वाला प्रभाव, इसमें आपकी अवधारणात्मक समझ अच्छे से विकसित होगी, तभी आप प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। क्योंकि जो भारतीय समाज में प्रश्नों के उत्तर तो कोई भी दे सकता है, लेकिन यूपीएससी की अपेक्षा है कि आप भारतीय समाज का बहुत विश्लेषण परक उत्तर प्रस्तुत करें, चाहे विशेषता से हो, चाहे महिलाओं से संबंधित मुद्दे हो, चाहे संप्रदायवाद हो, चाहे धर्मनिरपेक्षता हो। हाँ, नगरीकरण पर वैश्वीकरण का प्रभाव, नगरीकरण पर वैश्वीकरण का प्रभाव, धर्मनिरपेक्षता, संप्रदायवाद। अब जैसे नगरीकरण पर वैश्वीकरण का प्रभाव और उससे उत्पन्न समस्याएं है ना, तो प्रभाव में कौन कौन से टॉपिक आ जाएंगे? जैसे अपराध, महिलाओं के खिलाफ हिंसा या यौनाचार, महिलाओं के खिलाफ यौन अपराध, अपराध महिलाओं के खिलाफ यौन अपराध, नशाखोरी, है ना, बाल अपराध, ये भी टॉपिक हैं। ये नगरीकरण पर वैश्वीकरण का भारतीय नगरों पर जो पड़ता प्रभाव है उसके दुष्प्रभाव परिणाम स्वरूप ये टॉपिक पैदा हुआ है। अपराध महिलाओं के खिलाफ, यौन हिंसा, नशाखोरी, बाल अपराध, ये सब चीजें आपसे अपेक्षा की, यूपीएससी की अपेक्षा रहेगी कि इस पर आप विश्लेषण परक उत्तर यूपीएससी को 250 शब्दों में 300 शब्दों में दें। ये हो गया प्रथम प्रश्न पत्र। हाँ, इससे संबंधित किताबों के नाम अपेक्षित है। आपको मैं एक और बात बता दूं, किताबों के नाम नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, डिस्क्रिप्शन में जाके आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। प्रथम प्रश्न पत्र के लिए आवश्यक किताबें दी हुई हैं। हमने भूगोल की किताबें नहीं बताई, क्यों? क्योंकि उसको मैं खुद ही बहुत तल्लीनता से पढ़ाऊंगा, मन से पढ़ाऊंगा, उसमें आपको बहुत ज़्यादा किताबों की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप किताबों के नाम चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ दिया हुआ, उसमें भूगोल की किताबें भी शामिल हैं। हाँ, भारतीय समाज और समस्याएं, इससे संबंधित किताबों के नाम आप ले लीजिए। कक्षा 12 की एनसीईआरटी की 2 पुस्तक हैं। ट्वेल्थ एनसीईआरटी, इसकी 2 पुस्तकें हैं। पहली, इसमें 2 पुस्तकें हैं, पहली दूसरी। एक है भारतीय समाज, और दूसरी है भारत में सामाजिक परिवर्तन और विकास। भारत में सामाजिक परिवर्तन और विकास, ये 2 किताबें काफी हद तक आपकी समस्या का समाधान कर देंगी। भारतीय समाज का विश्लेषण परक अवधारणात्मक अध्ययन करने में आप इन किताबों से सक्षम हो जाएंगे। एक और किताब आप चाहे तो ले सकते हैं, वह है सामाजिक समस्याएं। इनको पढ़ने के बाद आप एक और किताब ले सकते हैं, ये किताब भी काफी अच्छी है। ये किताब
वास्तव में अच्छी है। आप चाहें तो इसको न लेकर इसको भी पढ़ सकते हैं। यह है राम आहूजा की। उत्तर प्रदेश में एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है सोशल वर्क यानी समाज कार्य। समाज कार्य के लिए लोग इसको पढ़ते हैं। राम आहूजा की पुस्तक है सामाजिक समस्याएं। सामाजिक समस्याएं पुस्तक न केवल सोशल वर्क के अभ्यर्थियों के लिए बल्कि जीएस प्रथम प्रश्न पत्र में भारतीय समाज और समस्याएं खंड के लिए भी समान रूप से उपयोगी है। मैंने जितनी किताबें के नाम बताए वो सभी किताबें आप अगले कुछ दिनों में खरीद लीजिए बारी बारी करके। शुरुआत होगा इतिहास और भूगोल से। कल मैं क्या स्टार्ट करता हूं मुझे सोचने दीजिए। आप मेरे साथ जुड़ चुके हैं यूपीएससी की तैयारी में। शुरुआत हो रही मुख्य परीक्षा की तैयारी से। मैंने कहा कि मेरे साथ चलेंगे तो मुख्य परीक्षा की तैयारी करेंगे तो प्रारंभिक परीक्षा के बारे में चिंता नहीं करनी पड़ेगी। कभी मत करिएगा। प्रारंभिक परीक्षा की चिंता करेंगे तो मुख्य परीक्षा बहुत पीछे छूट जाती है। प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी के लिहाज से कभी तैयारी की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। हमेशा मुख्य परीक्षा को ध्यान रखना चाहिए। मछली की आंख पर निशाना लगाना चाहिए। इन्हीं प्रश्नों में आपको अंक मिलेंगे 1750 में से, और वही अंक आपको सफलता के चरम पर ले जाएंगे, डीएम या आईपीएस बनाएंगे। इसलिए जो मैंने किताबें कही उनको बारी बारी खरीद लीजिए। सबसे पहले भूगोल और इतिहास में जो किताबें बताई वो भी खरीद लीजिए। अगर ज़्यादा मेहनत करना चाहते हैं तो भारतीय समाज की भी खरीद लीजिए, है ना। इतिहास में विश्व भूगोल के भी मत, विश्व इतिहास की मत खरीदिए, बाद में खरीद लीजिएगा। क्या जरूरत है इकट्ठा खरीदने की। आप भारतीय आधुनिक भारत का इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन और भारतीय विरासत और संस्कृति से संबंधित जो मैंने किताबें एनसीईआरटी की और अन्य बताए उसे खरीद लीजिए। कुछ कॉपियां खरीद लीजिए। कल से हम अपने अध्ययन की शुरुआत करते हैं। मैं 1 साल तक लगातार खड़ा होकर आपको यहीं पर पढ़ाऊंगा। उसके बाद भी, लेकिन 1 साल फिलहाल ये हमारे और आपके दिलों के बीच एक अग्रीमेंट है कि 1 साल में कहीं नहीं जाऊंगा। आप हमसे जुड़े रहिए। हमने कहा कि ये कोई खिलवाड़ नहीं है। सोच विचार कर आगे बढ़िए। मैं कल आपका इंतजार करूंगा। जितने लोग वास्तविक तैयारी करने वाले हैं, जिनके अंदर कुछ बनने की ललक हो, वो टिके रह जाएंगे, स्वाभाविक रूप से दिखेगा। और जिनको खिलवाड़ करना था खुद ही मेरा साथ छोड़कर यहाँ से ले जाएंगे। नमस्कार।